बैटरी लगाई, बल्ब जल गया, लेकिन क्या कभी सोचा है उसके अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है जो करंट को कम करता है। यस, इसी को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन और मैं हूं आपका अमूल सर। आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 3 और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो रहते हैं वो उनका क्वेश्चन रहता है कि सर पहले सेल के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि सेल से ही शुरू होता है इंटरनल रेजिस्टेंस की कहानी। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक सेल के साथ। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल मीन्स व्हाट। तो सेल आपने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, 9th-10th में भी आपने साइंस में इसके बारे में स्टडी किया हुआ है, तो एक जल्दी से एक रिकॉल कर लेते हैं कि सेल मीन्स होता क्या है। ठीक है ना, तो सेल की बात करें तो अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें तो सेल क्या होता है, विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो अभी हमारे जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें हमने आपको बताया था कि जैसे भी किसी भी सर्किट में जब हम सेल को कनेक्ट करते हैं तो सेल क्या काम करता है। नंबर 1, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर देता है, और जिसके कारण चार्ज जो है वो वन एंड से दूसरे एंड पे क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो सेल की एक डेफिनेशन ये भी है कि सेल क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। दूसरा, हमने जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला टॉपिक पढ़ा था तो स्टूडेंट्स याद होगा आपको कि जब इलेक्ट्रॉन रहता है, जैसे ही हमने सेल को कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन काय में था, रेस्ट में था। सेल को कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा। तो सेल ने ऐसा क्या किया कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो सेल ने उसको एनर्जी प्रोवाइड की। ठीक है, तो जो सेल होता है वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सेल की अलग अलग डेफिनेशंस है, बट अगर हम एक डेफिनेशन में सारी चीजों को कंबाइन करना चाहे तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच मेंटेन अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इन द सर्किट बाय द केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन के थ्रू वो उसमें करंट को क्या करता है, फ्लो करता है। ठीक है, अ सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो केमिकल को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, सेल के बारे में केमिस्ट्री का पूरा टॉपिक है, फिजिक्स में ये टॉपिक केवल इंट्रोडक्शन फॉर्म में है अभी। तो अभी आप देखेंगे कि सेल जो होता है, जिस कंटेनर में ये पूरा रिएक्शन होता है, इज कॉल्ड वोल्टामीटर। 2 मेटल्स की रॉड आपको यहाँ पे दिख रही है, तो जो 2 मेटल्स की रॉड होती है इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड, इसको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसमें एक लिक्विड हम फिल करते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट, इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, जैसे H2SO4 हो गया, AgNO3 हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट, या फिर NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ये जो सारे होते हैं ये इसमें इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, और आप देख रहे हो यहाँ पे कि जब ये H2SO4, एक छोटा सा रिएक्शन के थ्रू हम जल्दी से बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कैथोड और एनोड में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है ना, तो अगर हम फिजिक्स के इसमें बात करें तो क्या होता क्या है इसमें, सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सेल यहाँ पे डायग्राम में है उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज किया हुआ है, H2SO4 लगाया हुआ है। तो H2SO4 जो होता है वो यहाँ पे 2 पार्ट्स में रिजॉल्व हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। कैसे होता है, 2H+ और SO4-। ठीक है ना, 2H+ और SO4-। आपको मालूम है प्लस का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, और SO4 जो होता है मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सिस में है। ठीक है, अब ये जो 2H+ है, यहाँ पे 2 चीजें होगी, 2H+ और SO4-। ठीक है, तो ये एक तो 2H+ हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, SO4- हो जाएगा। ठीक है, ये 2H+ जो है वो पहले किसके पास जाता है, कॉपर के रॉड के पास जाएगा, कॉपर रॉड के पास जाएगा और कॉपर में से इलेक्ट्रॉन्स को ये ले लेगा। ठीक है ना, कॉपर में से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसमें, दैट इज 2H+ है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसमें से ले लिया और ये कन्वर्ट हो जाता है काय में, हाइड्रोजन गैस में। तो ये जो कॉपर वाली जो रॉड है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है जो बबल के फॉर्म में वहां पे निकलती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स ले लिया इसने, कॉपर में से इलेक्ट्रॉन्स कौन ले रहा है, हाइड्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2H+ लेते जा रहा है, तो कॉपर पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। और आप भी जानते हो हमने फर्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट किया था कि जहां इलेक्ट्रॉन्स कम होते जा रहे हैं दैट इज वहां पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इज कॉल्ड एनोड। इसको हम क्या बोलेंगे, एनोड। तो जो कॉपर की रॉड है वो वहां पे काय का वर्क करेगी, एनोड का वर्क करेगी। एंड इसी तरीके से अगर हम देखें कि SO4 जो था वो किसकी ओर मूव करता है, जिंक रॉड पे मूव करेगा। ठीक है, अपने जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है SO4 के पास, जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे ये उसमें से निकाल के उसको
किसको प्रोवाइड करेगा, जिंक को प्रोवाइड करेगा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स किसको प्रोवाइड करेगा, जिंक को, और ये SO4 रेडियल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो SO4 होता है ये जिंक के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाता है ZnSO4 में, ठीक है ना, ZnSO4 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब अपने इसमें एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन्स थे SO4 के वो उसने किसको प्रोवाइड किए, जिंक रॉड को प्रोवाइड किए। तो जिंक पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होने लगेंगे, इंक्रीज होने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे, ज्यादा होने लगेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब कि वहां पे कौन सा चार्ज बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। दैट इज ये जो जिंक की रॉड है ये यहाँ पे काय का वर्क करेगी, कैथोड का वर्क करेगी, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो जो कॉपर रॉड है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और जो जिंक है उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। आपको मालूम है पोटेंशियल पढ़ा था, तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और जैसे ही हम इसको एक्सटर्नल सर्किट्स में कनेक्ट करेंगे तो इसमें चार्ज का फ्लो जो है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेल जो है वो वर्क करता है। और सेल इज अ कन्वर्ट विच सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, एनोड कैसे फॉर्म हुआ, कैथोड कैसे फॉर्म हुआ, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक सेल। अभी आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसको बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट होता है प्राइमरी सेल और सेकंड होता है सेकेंडरी सेल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। क्या होता है प्राइमरी सेल, तो प्राइमरी सेल वो होता है दिस सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो केमिकल को कन्वर्ट कर देता है काय में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर हम अपनी लैंग्वेज में बात करें तो सीधी सी बात है कि ऐसे सेल जिसको हम चार्ज नहीं कर सकते, घर में जो आप मार्केट में जो सेल मिलते हैं जो चार्जेबल नहीं होते, वो जो सारे सेल होते हैं वो कौन से सेल होते हैं, वो प्राइमरी सेल होते हैं, जिनको एक बार यूज किया फिर अब दोबारा से उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, सिंपल वोल्टिक सेल हो गया, लैग्रांज सेल, डेनियल सेल, ड्राई सेल, ये जो सारे सेल है ये कौन से सेल होते हैं, प्राइमरी सेल होते हैं, ठीक है। और सेकेंड नंबर जो रहता है वो होता है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या होता है, दिस सेल फर्स्ट चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड देन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब इसको हम सीधी सी भाषा में बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि जिसको हम चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी बैटरी है, मोबाइल की बैटरी है, तो आप उसको क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो। तो जब चार्ज कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट हो रही है, फिर जब हम उसको यूज करते हैं तो केमिकल फिर से काय में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल में। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो जो चार्जेबल सेल होते हैं इसको बोला जाता है सेकेंडरी सेल। जैसे फॉर एग्जांपल लेड एक्यूमुलेटर होता है, नीफे सेल होता है, ये जो सारे सेल होते हैं ये कौन से होते हैं, सेकेंडरी सेल। तो सेल को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। एक जल्दी से एक टेबल के थ्रू सारे सेल्स को हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहे हैं, इसका ईएमएफ कितना है, ठीक है। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, याद रखिएगा, एमसीक्यू में 1 मार्क्स में कहीं ना कहीं इसका यूज होता रहता है, ठीक है। तो जो सेल की बात करें तो अभी हमने देखा कि कई सारे सेल थे, जैसे फॉर एग्जांपल पहला है सिंपल वोल्टिक सेल। तो सिंपल वोल्टिक सेल की अगर हम बात करें तो उसमें एनोड जो यूज होता है वो काय का यूज होता है, कॉपर का, ठीक है। और कैथोड यूज होगा काय का, जिंक का, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो यूज होगा वो H2SO4 यूज होता है और इसका ईएमएफ जो रहता है वो 1.08 वोल्ट होता है, ठीक है। ये सबसे पहला सेल है जो डिजाइन किया गया था। सेकेंड होता है लेग्रांज सेल, ठीक है। लेग्रांज सेल में एनोड जो रहेगा कार्बन का रहेगा, कैथोड जिंक का रहेगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड यूज होता है, इसका ईएमएफ जो रहेगा वो 1.5 वोल्ट के होता है, ठीक है। लेग्रांजी सेल का ही मॉडिफाइड फॉर्म जो होता है वो होता है ड्राई सेल। जो हम घर में यूज करते हैं वो ड्राई सेल रहता है। लेग्रांजी और ड्राई में जो डिफरेंस ये रहता है, लेग्रांजी में ये लिक्विड फॉर्म में सारे रहते हैं और ड्राई सेल जो रहेगा उसमें NH4Cl जो रहता है वो ड्राई फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ड्राई सेल और लेग्रांजी सेल एक ही है। इसमें एनोड जो रहेगा कार्बन का होता है, कैथोड जिंक का होगा, NH4Cl जो रहेगा वो पेस्ट के फॉर्म में रहता है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, इसमें सॉल्यूशन फॉर्म में रहता है। एंड ईएमएफ जो रहता है वो 1.5 वोल्ट के रहता है, ठीक है। डेनियल सेल एनोड कॉपर का है, कैथोड जो है वो जिंक का है, डाइल्यूट H2SO4 यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो हम यूज करते हैं वो डाइल्यूट H2SO4 है और ईएमएफ जो होता है वो 1.08 वोल्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा सेकेंडरी सेल की बात करें तो लेड एक्यूमुलेटर होता है,
PbO2 यहाँ एनोड यूज होता है, Pb स्पॉन्जी फॉर्म में कैथोड यूज होता है, डाइल्यूट H2SO4 इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, और इसका जो ईएमएफ होता है वो 2.2 वोल्ट होता है। जो बैटरी जो हम यूज करते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। और ये जो नीफे सेल होता है, नीफे Ni फॉर निकल एंड Fe फॉर फेरस, ठीक है। तो ये नीफे सेल जो होता है एनोड निकल का होगा, कैथोड जो होगा Fe2O3 होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट KOH होता है, और इसका जो ईएमएफ होता है इस 1.35 वोल्ट के, ठीक है। तो ये सारा एक टेबल है, इस टेबल के थ्रू आप याद रख सकते हैं कि सेल क्या है, उसमें कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट है, उसका ईएमएफ कितना है। तो स्टडी करिएगा इसको, अलग अलग तरीके के सेल है, ठीक है। आजकल तो सेल की जगह पे वहां पे एक्यूमुलेटर यूज होता है लैब में जब आप प्रैक्टिकल्स के लिए जाएंगे, ठीक है। अब सेल की बात करें तो सेल में भी जो हमारा मेन टॉपिक है वो यही है कि सेल के अंदर भी, अभी तक हमने एक बात कर रहे थे रेजिस्टेंस, जो प्रीवियस वाला हमारा टॉपिक था उसमें हमने रेजिस्टेंस को पढ़ा था। तो रेजिस्टेंस जो था वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था, क्योंकि किसी भी मेटेलिक कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो कंडक्टर के अंदर एक रेजिस्टेंस होता है जो करंट की वैल्यू को डिक्रीज करता है, इस कॉल्ड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। बट उस कंडक्टर में अगर हमें करंट फ्लो करना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, सेल को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जब हम सेल को उसमें कनेक्ट करते हैं तो सेल के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है जो करंट की वैल्यू को डिक्रीज करता है, ठीक है, कम करेगा, और इसको बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये था इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। क्या होगा इंटरनल रेजिस्टेंस? द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द सेल बाय द इनसाइड द सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक है ना। सेल के अंदर जो करंट को रोक रहा है इसको बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। कैसे, कौन है जो करंट को रोकेगा सेल के अंदर? तो अभी हमने देखा रिएक्शंस क्या होती है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट होता है वो 2 पार्ट्स में रिजॉल्व हो जाता है। जैसे अभी हमने देखा था कि H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप देखेंगे इसमें ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, 2H प्लस एंड SO4 माइनस, 2H प्लस एंड SO4 माइनस, ठीक है। अब हमने आपको बताया कि जो 2H प्लस था, ठीक है, ये किसकी ओर मूव करता है? ये जाएगा कॉपर रॉड के पास, ठीक है ना, कॉपर के पास जाता है। एंड SO4 जो रहता है नेगेटिव चार्ज वाला, ये किसके पास जाएगा? ये जाएगा जिंक के पास, ठीक है। और जब ये जाएंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे। 2H प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। SO4 यहाँ जाएगा, अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जिंक को प्रोवाइड करेगा, तो वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो स्टूडेंट समझने का ट्राई करिए कि ये रिएक्शन जितना फास्ट होगा उतना ज्यादा करंट एक्सटर्नल सर्किट में क्या होगा, फ्लो होगा, ठीक है ना। और जितना रिएक्शन स्लो होता जाएगा, ठीक है, उतना करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे कि जो 2H प्लस है वो कॉपर की ओर जा रहा है, और SO4 जो है वो कहाँ जा रहा है, जिंक की ओर जा रहा है। तो जब ये दोनों जा रहे हैं तो बीच में एक दूसरे से क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, टकरा गए। तो जब टकरा गए तो उनको पहुंचने में क्या हुआ, टाइम लगेगा, और टाइम लग रहा है मीन्स रिएक्शन क्या हो रहा है, स्लो हो गया। रिएक्शन स्लो होने का मतलब करंट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। दैट इज ये जो यहाँ पे है जो करंट को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r, ठीक है। तो जो कंडक्टर, ये जो बाहर वाले वायर में जो रेजिस्टेंस था इस वाले में, ये जो था इस कॉल्ड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। जो बाहर की सर्किट में जो रहता है, जो कंडक्टर में होगा, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। बट सेल के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, स्मॉल r से, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस है, इसको बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार मिलता है इस तरीके के क्वेश्चंस, और कई जगह पे हम इसको यूज भी करेंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। किसी भी सर्किट में जब सेल लगाते हैं तो जो रिएक्शन होता है, तो आयंस जो है जब मूव करते हैं तो बार बार एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं, जिससे रिएक्शन स्लो हो जाता है, करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, इट्स कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, को सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बोला जाता है, ठीक है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड किस किस पे करेगा? तो नंबर 1 है
कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा आपको कि रिएक्शंस हो रही है, कंसंट्रेशन अगर आप इंक्रीज करोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड जो होता है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है ना। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ अ सेल इज इंक्रीज, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस हो जाएगा। डिस्टेंस बढ़ा दिया आपने तो इनको पहुंचने में क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है। टाइम लगने का मतलब रिएक्शंस क्या हो रही है, स्लो हो रही है। रिएक्शन स्लो हो रही है तो करंट का वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। करंट डिक्रीज होने का मतलब है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। थर्ड नंबर होता है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, इफ द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डीप इनटू द इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस, ठीक है ना, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिक्रीजेस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कैसे डिक्रीज होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो कि यहाँ पे अभी इलेक्ट्रोलाइट जो था वो यहाँ तक फिल किया हुआ था इस तरीके से, ठीक है। अगर हम सपोज करें कि इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ तक भर दे, पूरा और ऊपर तक भर देंगे, ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोलाइट भर देंगे तो अब ये वाला जो पार्ट था यहाँ भी क्या होने लगेगा, रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो रिएक्शन होने का मतलब है कि रिएक्शन फास्ट होने लगेगा, और रिएक्शन ज्यादा हो रहा है दैट इज करंट की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। करंट बढ़ने का मतलब होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि if the area of electrolyte deep into the area of electrolyte deep into the electrolyte increases, the internal resistance of a cell decreases, ठीक है। और लास्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिक्रीजेस। इसको बिल्कुल याद रखिएगा। जब हमने प्रीवियस वीडियो में फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस पढ़ा था तो आपको याद होगा कि उस समय हमने बताया था कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बट अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। व्हाई, बिकॉज जब हम इलेक्ट्रोलाइट के टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो जो 2H प्लस और SO4 आयंस थे जो मूव कर रहे थे उनको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और जब एनर्जी मिलेगी तो वो फास्ट मूव करेंगे, और जितना फास्ट मूव करेंगे उतनी रिएक्शन फास्ट हो रही है, दैट इज करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिक्रीजेस, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। फैक्टर अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, उन्हें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, और वो ये था कि व्हाट इज ईएमएफ एंड व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या है और ईएमएफ क्या होता है, ठीक है। तो इसको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक टेबल है जिसमें आपको डिफरेंस दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और दूसरा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। एक छोटा सा कंसेप्ट आप समझ लो, आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा कि ईएमएफ इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पोल्स ऑफ एनी सेल इन दी ओपन सर्किट, ठीक है ना, इन दी ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या है कि जैसे ये एक सेल सपोज करिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया और ये 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए यहाँ पे, और ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट फिल किया हुआ है, ठीक है ना। अभी आप देखेंगे कि जो सेल है उसमें रिएक्शन हो रहा है, बट सेल किस फॉर्म में है, ओपन सर्किट में। ओपन सर्किट का मतलब होता है कि एक्सटर्नल सर्किट्स में यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अभी हम देख रहे हो कि बाहर से हमने किसी इसमें कोई भी वायर कनेक्ट नहीं किया है तो अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, बट रिएक्शन हो गया। तो ये जो कॉपर वाला था ये प्लस पे आ गया, जिंक वाला जो था माइनस पे आ गया, जैसा कि अभी हमने एक्सप्लेन किया उसको, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है उसमें इलेक्ट्रोड पे, बट अभी करंट फ्लो उसमें नहीं हो रहा है। सेल किस फॉर्म में, ओपन सर्किट में, ठीक है। तो जब इस केस में जब होता है, सेल कैसा रहता है, इज एन ओपन सर्किट, मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उस समय
इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको बोला जाता है ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव सेल। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव सेल। और पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? जब हम इसमें एक्सटर्नल सर्किट में वायर को कनेक्ट कर देंगे, इसको एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया, तो बाहर भी करंट फ्लो होने लगा, एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो होने लगा। तो जब एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो होता है उस समय इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इस कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेल जब क्लोज सर्किट में होता है, ये ओपन सर्किट में जब होगा तो उसको ईएमएफ बोलेंगे, और सेल जब क्लोज सर्किट में होगा मतलब सेल से जब करंट फ्लो होता है उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और आज के बाद जितने भी टॉपिक्स हमें पढ़ना है अभी हम पढ़ेंगे, जहां जहां हम सेल की बात करेंगे वहां पे हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिखेंगे, वहां पे क्या लिखेंगे, ईएमएफ लिखेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आएगा। ठीक है, और जब एक्सटर्नल सर्किट्स की बात करते हैं तो वहां पे हमें क्या लिखना है, टर्मिनल वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो बहुत सीधा सा कंसेप्ट है। ईएमएफ इज अ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ एनी सेल इन एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, एंड द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ अ सेल व्हेन करंट इज ड्रॉ फ्रॉम द सेल, दैट इज सेल इज क्लोज सर्किट। ठीक है ना, जो सर्किट जो रहता है वो कैसा रहेगा, क्लोज सर्किट में रहेगा। ठीक है, इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, और सेल जब क्लोज सर्किट में होता है, एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, उस समय इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसको बोला जाता है टर्मिनल वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, तो ये दो चीजें आपके सामने हैं, इसमें बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जहां सेल की बात करेंगे वहां ईएमएफ लिखना है, जहां हम एक्सटर्नल सर्किट की बात करेंगे वहां पे हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, पूरा टेबल सामने है, इसको जरूर एक बार स्टडी करिएगा। तो डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो सेल के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है जो करंट को डिक्रीज करेगा, इट्स कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, अब जल्दी से हम एक फॉर्मूला कैलकुलेट कर ले, किसके लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो आज हमें पहली बार पता चला, अभी तक तो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर ही लेके चल रहे थे, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे थे। आज हमको पता चला कि भाई सेल के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है जो करंट को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, तो ये सेल का सिंबल है, आपको मालूम है, और सेल के साथ ये जो लगा हुआ है ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, जो सेल के अंदर होता है और वो करंट की वैल्यू को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कैपिटल आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, करंट कितना फ्लो हो रहा है सेल से, आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, V फॉर वोल्ट मीटर है, A फॉर एमीटर है, वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे, A से एमीटर से करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पूरा सर्किट है। अब आज हमें पता चला कि जहां सेल लगाते हैं सेल के साथ भी एक रेजिस्टेंस भी उस सर्किट में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करें, ठीक है ना, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ठीक है ना, तो टोटल रेजिस्टेंस, अभी तक अपन कैपिटल आर की बात कर रहे थे, लेकिन आज हमें पता चला कैपिटल आर तो होता ही है लेकिन सेल का भी रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना हो जाएगा, आर प्लस आर के टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम करंट की बात करें, करंट इन दिस सर्किट, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है ईएमएफ ऑफ सेल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है ना, अगर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ले तो I इज इक्वल्स टू V बाई आर होता है। अभी हमने बात की कि हम सेल की बात कर रहे हैं, तो सेल की जहां भी बात होगी वहां पे हम क्या लिखेंगे, ईएमएफ लिखेंगे। ठीक है, तो करंट की अगर हम बात करें इस फॉर्मूले में, तो करंट I इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, I इज इक्वल्स टू ईएमएफ ऑफ सेल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ को E से रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, R प्लस आर के। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, E अपॉन आर प्लस आर के। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर कर दे तो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा I आर प्लस आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट के। ठीक है, तो पहला स्टेप समझ में आ गया आपको, E फॉर ईएमएफ, ठीक है, I करंट है, टोटल रेजिस्टेंस R प्लस आर है। ठीक है, अगर ओम्स लॉ की बात करें, बाय ओम्स लॉ, ठीक है, तो ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर, वेयर V मींस व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट,
आर क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल्स टू आई आर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। स्टूडेंट दो इक्वेशन आपके सामने रखी हुई है, ठीक है। E इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आर और V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। E EMF होता है और V जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। अभी हमने डिफरेंस देख लिया कि कैसा होता है, ठीक है। इस इक्वेशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अपने माइंड में रखनी है और वो ये कि ईएमएफ की वैल्यू आई आर प्लस आर है और V इज इक्वल्स टू आई आर है, तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। तो आपको देख के ही समझ में आ रहा है इक्वेशन को कि इस केस में E जो है इज ग्रेटर देन V के, ठीक है। तो बिल्कुल कंसेप्ट अपने माइंड में रखिए कि ईएमएफ इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ की वैल्यू हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होती है, ठीक है। तो ईएमएफ हमेशा बड़ा होगा किससे, पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक है। तो ईएमएफ इज ग्रेटर देन V के। तो अगर हम इसको माइनस करें, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। हमें डिफरेंस निकालना है, E इज ग्रेटर देन V है तो E माइनस V निकालते हैं। तो E माइनस V, E की वैल्यू रख देंगे तो E की वैल्यू कितनी थी, R प्लस R के, और माइनस पोटेंशियल V का वैल्यू कितना था ओम्स लॉ से, V इज इक्वल्स टू आई आर के, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर दे अगर हम, तो ये हो जाएगा आई आर प्लस आई आर माइनस आई आर एंड आई आर कैंसिल, दैट इज E माइनस V इज इक्वल्स टू I इंटू आर के, ठीक है। वेयर स्मॉल r मीन्स व्हाट, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। हमें इंटरनल रेजिस्टेंस का ही फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, तो स्मॉल r इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, E माइनस V अपॉन I के। तो स्टूडेंट्स इंटरनल रेजिस्टेंस का एक छोटा सा फॉर्मूला, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल E फॉर EMF, E माइनस V अपॉन I के, ठीक है। वेयर V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, E मीन्स EMF और I मीन्स करंट के, ठीक है। ओम्स लॉ होता है भाई, ओम्स लॉ अगर हम बात करें तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। तो इस फॉर्मूले से अगर ओम्स लॉ से ले तो I इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर के, I इज इक्वल्स टू V बाई आर के। तो ये I की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दे तो आप देखेंगे स्मॉल r इज इक्वल्स टू E माइनस V अपॉन I की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, V अपॉन आर के, ठीक है ना। इस R को ट्रांसफर करें तो स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R E माइनस V अपॉन V के, ठीक है। और इस फॉर्मूले को थोड़ा और सिस्टमेटिक फॉर्म में अगर अरेंज करना चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R, ये V दोनों के अपॉन में था तो इसको सेपरेट कर लेते तो ये हो जाएगा E अपॉन V माइनस 1 के, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा फॉर्मूला, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, और रेजिस्टेंस है तो उसकी यूनिट जो रहेगी वो किसके इक्वल रहेगी, ओम के इक्वल रहेगी, ठीक है। तो स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1 के, ठीक है। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था। तो आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि सेल क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा और उसके फॉर्मूलेस क्या क्या होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम जब बैटरी जल्दी डाउन हो जाए और करंट कम लगे तो समझ जाना अंदर छुपा हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इस टॉपिक को डीपली स्टडी करने के लिए हमारे फ्यूकी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड जरूर करिए और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।